नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करते हैं नए साल की तैयारी को लेकर। तो नए साल की तैयारी और क्या यूसीसी होगा जारी, इसको लेकर बात करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू होगा, इस सवाल का जवाब राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक उत्तराखंड में यूसीसी अगले महीने लागू होने वाला है और सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार का होमवर्क पूरा है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली तैयार कर ली गई है और मुख्यमंत्री का दावा है कि यूसीसी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर आधारित है। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री के इस दावे को हवाई बता रहा है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने यूसीसी पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उसने आजादी के बाद विवाह और तलाक के लिए मुस्लिम पर्सनल कानून लाकर पहले प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण की शुरुआत की। शाह ने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड में यूसीसी लाने का काम किया है और अब भाजपा अन्य राज्यों में भी यूसीसी लागू करेगी। वहीं विपक्ष का यह आरोप है कि भाजपा ने उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना रखा है। विपक्ष का कहना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार यूसीसी का सहारा ले रही है, जिसका कोई लाभ जनता को नहीं होने वाला। सवाल यह है कि क्या मान लिया जाए कि नए साल से प्रदेश में यूसीसी लागू होगा या फिर इंतजार और बढ़ेगा। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में यूसीसी का इंतजार खत्म होने वाला है। नए साल में धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू करेगी। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के मुताबिक जनवरी 2025 से यूसीसी लागू होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री का दावा है कि यूसीसी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर आधारित है। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री के इस दावे को हवाई बता रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये यूसीसी लागू करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो अपना संकल्प रखा था विधानसभा के आम चुनाव में, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है और हमने जो वायदा किया था वो पूरा हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कल लोकसभा में, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसका उल्लेख किया है। मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था, वो सबसे पहले उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने विधेयक के रूप में उसको बना दिया है और ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल रही है और पूरे देश को आने वाले समय में इसका लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद। हम जो आरोप बार बार लगा रहे हैं ना, यही बात तो हम भी कह रहे हैं। हमने बार बार ये बात कहा कि यूसीसी की बात तो करते हैं और उसको भी लागू करने की बात करते हैं, लागू नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 4 बार इसी मामले में बयान दे दिया। कभी कहते हैं कि राज्य स्थापना दिवस पर करेंगे, कभी कहते हैं दिवाली में कर देंगे, कभी कहते हैं कि अभी आज कल में कर देंगे, अब करें 1 जनवरी से करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखें ना, इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार की बात कौन करेगा? खनन में इतना व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी, आपके सेक्रेटरी उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसमें आप कुछ नहीं कह रहे हैं। आबकारी में देखिए कितनी बड़ी बदनामी आपकी हो रही है, उसमें आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पहले तो मुझे ये लग रहा है कि सीएम धामी को इसकी घोषणा करने के लिए क्या देहरादून या गैरसैंण काफी नहीं था? उसको दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ी? दिल्ली जाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि उनको पता है कि हर बार चुनाव से पहले कोई न कोई एक ऐसा जुमला फेंका जाए जिससे वोटरों को और आम जनता को भड़काया जाए और जिससे लोग उसी छानबीन में रहे और वोट किसी भी तरह ये वोट का जो है ये केंद्रीकरण अपनी तरफ कर सकें। पर अब इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लोग समझते हैं जो यूसीसी है और खासकर उत्तराखंड क्रांति दल तो इसका विरोध करता है और जितना भी उत्तराखंड क्रांति दल का आम जनमानस है वो इसका विरोध हमेशा करता रहेगा।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया। इसके बाद करीब 2 साल पूरे होने के बाद भी प्रदेश में यूसीसी कब लागू होगा, इस पर असमंजस बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी के इस फैसले की केंद्र सरकार ने भी सराहना की। इसके तहत गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड में यूसीसी लाने का काम किया और अब भाजपा अन्य राज्यों में भी यूसीसी लागू करेगी। वहीं विपक्ष भाजपा पर उत्तराखंड को प्रयोगशाला बनाने का आरोप लगाते हुए यूसीसी का कोई लाभ न होने का दावा किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि 1 जनवरी से जो है यूसीसी जो है अपने उत्तराखंड में लागू करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो है यूसीसी के लिए जो है तमाम जो है लोगों की राय ली गई। लाखों लोगों ने जो है उसको अपनी राय भी दी है और सबकी सहमति से जो है हमारे उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड में ये इस तरह की घोषणाएं तो मुख्यमंत्री जी 36 बार पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि राज्य स्थापना दिवस के दिन उत्तराखंड के लोगों को सौगात देंगे यूसीसी लागू करके, लेकिन वो भी भेड़िया आया, कहावत वहां पर चरितार्थ हो गई। अब वो बार बार अपनी टारगेट डेट बढ़ा रहे हैं, जैसे किसानों की आय दुगनी कब होगी उसकी टारगेट डेट बढ़ गई है, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में कब यात्रा करेगा, और जो सांसदों ने गांव गोद लिए हैं उनका कायाकल्प कब होगा, और तो और 2 करोड़ नौकरियां सालाना युवाओं को कब मिलेगी। और जिस तरह से लगातार ये कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की टारगेट डेट आगे कर रहे हैं, उसी तरह से यूसीसी भी केवल और केवल एक शिगुफा मात्र रह गया है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर यूसीसी को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री ने अगले महीने यूसीसी लागू होने का दावा कर इसके इंतजार को खत्म करने की बात कही है। साथ ही सभी तैयारी का दावा किया है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद क्या मान लिया जाए कि नए साल से प्रदेश में यूसीसी लागू होगा या फिर इंतजार और बढ़ेगा। क्या उत्तराखंड भाजपा की प्रयोगशाला है? क्या यूसीसी लागू होने के बाद आम जनता को इसका लाभ मिलेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है। हमारे साथ में अनूप पंत जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रमोद कपरवान साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। हमारे साथ में रतनमणि ढोपाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत कर लेते हैं अनूप पंत जी के साथ में। अनूप जी, नए साल की तैयारी, क्या यूसीसी जारी होगा? क्योंकि हर बार की तरह फिलहाल इतना डिले होता चला गया। जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, आपने यूसीसी को लेकर कमेटी गठित करने की बात की थी और आपने वो किया भी था। हमने देखा था कि यूसीसी को लेकर सरकार जो है वो सजग दिखाई दे रही थी, एक्टिव दिखाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे कर चीजें ठंडे बस्ते में जाती गई और अभी देखिए इतना वक्त बीत चुका है, लेकिन यूसीसी पर बात बहुत हुई। एक वक्त आया कि एकदम से ऐसा लगा कि मानो अब हो ही जाएगा, लेकिन फिर वो चीजें डिले होती गई। पहले ड्राफ्ट बनता रहा, उसके बाद कमेटी में चीजें बढ़ती रही और ज्यादा विचार विमर्श होता रहा, लेकिन अब एक बार फिर से वो कहते हैं ना कि बस्ता खुल गया है। तो अब नए साल में क्या शुरू हो जाएगा? मुख्यमंत्री ने तो संकेत दे दिए हैं, या फिर इस बार भी सिर्फ और सिर्फ वो एक शिगुफा ही है? विपक्ष जो कह रहा है वो सही है? देखिए, विपक्ष को तो हमेशा से एक तरह से विरोध करना ही, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई नया कानून बनता है तो अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप लोगों से राय लें, आप कैबिनेट बुलाएं, आप एक समिति बनाएं, फिर उस समिति से आप लोग उनसे राय लेते रहे और फिर उसके बाद देखें कि पब्लिक के क्या उसमें ओपिनियंस आ रहे हैं। इस तरीके के सारे ओपिनियंस आके उसके ऊपर टेस्टिंग हो जाना, उसके ऊपर सारी विचार विमर्श हो जाना, जो भी चेंजेस हैं वो चीजें हो जाना, और ये देखना कि क्या वो चेंजेस एक्चुअली रिक्वायर्ड है या नहीं है, कानून के दायरे में है या नहीं है। सारी चीजें होने के बाद में हम लोग अब पूर्णतः तैयार हैं यूसीसी को लागू करने के लिए। और जिस तरह से धामी जी ने बोल दिया है और साथ ही साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोल दिया है, तो निश्चित ही अगले साल जो है आप देखेंगे कि यूसीसी जो समान कानून है, जिसकी जो आप बोलें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में एक बहुत चर्चित ऑर्डर था, उसके बाद से सब लोग जो सोच चुके थे, भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी होगी और उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट होगा जिसमें कि यूसीसी लागू होगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से प्रमोद कपरवान साहब हैं, स्वागत सर आपका। प्रमोद जी, क्या लग रहा है, बीजेपी ने इस बार वाकई यूसीसी लागू करने की सोच रखी है या फिर इस बार भी
सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। रह रहकर मुद्दे उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से छेड़े जाते हैं। कभी अचानक से मूल निवास उठने लग जाता है, फिर अचानक से वापस से यूसीसी लौट आता है। बीच में एकदम शांत हो गया था यूसीसी वाला पूरा मामला, लेकिन अब फिर से मुख्यमंत्री ने संकेत दिए और उस पर चर्चा शुरू। देखिए गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले उपचुनाव थे, राज्य में उपचुनाव थे, तो यूसीसी का मुद्दा बड़े जोर शोर से ऐसा लग रहा था कि कल ही ये जारी हो जाएगा। और चूंकि अब ऐसा लगता है कि नगर निगम और नगर जो है पालिकाओं के चुनाव, नगर पंचायतों के चुनाव अब फिर मुझे लगता है कि वो होने वाले हैं, तो इसलिए जो है मुख्यमंत्री जी लोग ये ना पूछे कि भाई आपने कहा था कि आप जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लोग ये ना पूछे कि आपने कहा था कि भाई वो काला धन जो है वापस आएगा, आपने कहा था कि क्या कहते हैं महंगाई दर घटेगी, आप जो है मुख्यमंत्री जी को लोग ये ना पूछे कि उत्तराखंड में बेरोजगारों की एक लंबी लाइन है, मुख्यमंत्री जी को कोई ये ना पूछे कि आखिर उत्तराखंड में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तो मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी का जो है, यूसीसी का फिर कहा है कि भाई ये जनवरी में हो जाएगा, और हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। भाई यूसीसी का जो कानून है वो अगर जनवरी में मुख्यमंत्री जी उसको लेके आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, पर लेकिन जिस तरह से 9 नवंबर उन्होंने कहा था, उससे पहले भी उन्होंने कहा, तो इस तरह से, और फिर कौन सा यूसीसी की आप बात कर रहे हैं, उसमें जो है क्या चक्रोदा जो विधानसभा है, जो जनजातीय क्षेत्र है, वो यूसीसी से बाहर है, तो आखिर ये कैसा कानून जो है सरकार लाना चाह रही है जिसमें कुछ लोगों को उसमें रखा जा रहा है, तो उसमें रखा नहीं जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, चूंकि इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल जो है सिर्फ और सिर्फ भाषणों में गंवा दी, भाषण सुना करके लोगों को, भाषण सुना करके 5 किलो राशन दे करके लोगों का मुंह बंद करने का काम किया। अगर विपक्ष थोड़ा सा जो है धरने प्रदर्शन आंदोलन करता है तो उनको जो है तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इस प्रदेश की स्थिति, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि लोग ये ना पूछे कि भाई जो है इस राज्य का नौजवान के हाथों को रोजगार कब मिलेगा, लोग ये ना पूछे कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मतलब आप बताएं कि जो है इससे ज्यादा विडंबना क्या होगी कि केदारनाथ से 205 केजी सोना चोरी हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो मामले जो है, ये मुख्यमंत्री जी यदि अगर इसको जनवरी में कर देते हैं तो देखो इससे कोई बहुत बड़ी कोई बदलाव आने वाला नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ यूसीसी लाने से कोई ऐसा नहीं है कि कोई उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, बहुत बड़ा जो है कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि यूसीसी कानून अगर मुख्यमंत्री जी लाना चाहते तो 9 नवंबर पर भी ले आते तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, और अगर जनवरी में भी ले आए तो तब उनका स्वागत है, वो लाए, उनका बनाया हुआ कानून है। अगर मैं तो ये कहता था कि हम तो कांग्रेस तो ये चाह रही थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नौजवानों के रोजगार की बात करते, नौजवानों के रोजगार के लिए नई नई योजनाएं लाते तो ज्यादा अच्छा होता। जिस तरह से सरकार ने शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया, अच्छा विजन था, अच्छा मिशन था, तो विपक्ष भी उसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। लेकिन ठीक है, आपने यूसीसी जो समान नागरिक संहिता का कानून आप लाए हैं, आप उसको भी अगर जनवरी में लागू कर दें तो चलो, हम तो ये कहेंगे कि भाई जो है बहुत अच्छा है कि आप, लेकिन आप करें तो सही, आप कुछ तो करें। जैसा भी कानून आप लाए हैं, उस कानून को आप लागू तो करें। कम से कम जो है आप जो है 1 साल से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि भाई जो है केंद्र से लेके, प्रदेश से लेके, देश की संसद में भी जो है यही बात हो रही कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम कर दिया। भाई वो उसमें ऐतिहासिक काम जैसा मुझे लगता है नहीं कि, लेकिन जो भी ऐतिहासिक आपने काम किया तो उसको लागू कर दीजिए। कौन आपको मना कर रहा है? आप उसको लागू कर दीजिए, हम तो यही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से। और चूंकि मुख्यमंत्री जी बार बार उसकी जो है डेट बढ़ाते हैं, इसलिए जो है उनकी बातों पर विश्वास करना, थोड़ा सा जो है विश्वास करने में थोड़ा सा जो है ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी कहीं जो है खाली जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए एक बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। ठीक है सर। और मेहमान हमारे साथ में हैं देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। स्वागत सर आपका भी देवचंद जी।
अभी प्रमोद जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद बार बार उस चीज़ को डिले करते जा रहे हैं, शायद यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं। लग रहा है कि ये गलती है और कहीं ना कहीं इसी वजह से अब विपक्ष जो है वो मुख्यमंत्री की बातों पर भी भरोसा नहीं कर रहा है, जबकि क्योंकि हर बार हम देखते हैं ना कि अब लगता है कि बस अभी 10 दिनों में ही लागू हो जाएगा। यूसीसी को लेकर न जाने कितनी चर्चाएं हमने की है कि अब बस लागू होने वाला है, सब कुछ हो गया, अचानक से चीजें ठंडे बस्ते में भी चली जाती हैं। तो क्या वाकई में उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना कर रखा है बीजेपी ने? शुरुआत उत्तराखंड से ही क्यों? बिल्कुल गरिमा जी, बिल्कुल आपने मेरी बातों को जो मैं कहना चाह रहा था उन बातों का निचोड़ तो लगभग आपने बोल ही दिया। आपको पता है कि इन कई पिछली जो हमारी चर्चाएं हुई, जो डिबेट हुए हैं, उसमें हमने बीजेपी से जो उनके जो प्रवक्ता थे और माननीय मुख्यमंत्री थे, उनको माध्यम से उनसे यह जानना चाहता कि आप इस यूसीसी का हमको मेरिट डिमेरिट, लाभ और हानि के बारे में स्पष्ट टेबलेटेड फॉर्म में बताएं। हमको इतिहास की तरह ना बताएं, हमें इसको टेबलेटेड फॉर्म में बताएं, इसके फायदे ये हैं और इसके नुकसान ये हैं। अब आपको बता दें कि 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक हमारे स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी, हमारे नेता, जिन्होंने 48 घंटे की उनका उपहास किया था, इस यूसीसी के कुछ प्रावधानों को नहीं लागू करने की वजह से जब ये 9 नवंबर को लागू करने के लिए तुले हुए थे। और हमें मानना उस टाइम हमने जो है माननीय जो राष्ट्रपति हैं उनको भी हमने उनके माध्यम से ज्ञापन सौंपा था। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस यूसीसी से फायदा कहाँ है और नुकसान क्या है, इसकी स्पष्ट कोई जानकारी किसी को भी नहीं समझ में आ रही है। सिर्फ ये एक ऐसा जुमला है जहां पर किसी दो धर्म विशेष की बातों को भुना करके ये जो है वोट के टाइम में सामने आ जाते हैं। ये पिछले विधानसभा से लेकर फिर लोकसभा से लेकर फिर उपचुनावों से लेकर और अभी इस चुनाव में आ गई है बात यूसीसी। लेकिन यूसीसी का अभी तक स्पष्ट नहीं किया जो हम बार बार मांग करते आ रहे हैं। हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना रहेगा, हमने एक त्रिवेंद्र सिंह को खो दिया, जिन्होंने ये मृत्यु बड़ी हास्यास्पद ढंग से हुई है, एक दुर्घटना नहीं है, वो मर्डर है जिसकी जांच के लिए हमने मांग की है। और उन्होंने मांग की थी कि जो ये यूसीसी के कुछ हास्यास्पद जो नियम है इनको बदली करना चाहिए। और उसके बाद क्या ये सोच रहे हैं कि अब त्रिवेंद्र सिंह खत्म हो गए तो अब ये लागू कर देना चाहिए? नहीं, उत्तराखंड में और भी त्रिवेंद्र सिंह अभी जिंदा हैं, जो इसको जब तक वो प्रावधान दूर नहीं हो जाते तब तक हम इसको लागू नहीं होने देंगे। ये हमारा क्रांति दल का और क्रांतिकारियों का ये मानना है। हाँ, ये जुमला फेंकते रहे क्योंकि इन्होंने जनता को बरगाड़ना है। जैसे अभी कपरवान जी ने अपना सारांश में इन्होंने बताया, ये वोट को लोगों को बरगलाने का, सिर्फ ये बताने का है कि अब समान होगा। भाई, अगर आपकी समान ही चलना था तो विधायकों के लिए, सांसदों के लिए 10-10 पुत्र होने से भी उनको टिकट मिल जाता है, लेकिन प्रधान के लिए और पंचायत के लिए नहीं है। ये समान क्यों नहीं कर रहे हैं आप? और अभी अगर ये समान है तो आपको चक्रोता बेल्ट और जो एसटी के स्पेशल एसटी के लिए ये लागू नहीं है तो फिर समान कहां से है ये? तो इसमें कई ऐसी चीजें हैं गरिमा जी जो समाज को नष्ट करने की तैयारी पे, और खासतौर पर ये देवभूमि हमारा उत्तराखंड की संस्कृति जहां पर हम लोग इस यूसीसी के बिल्कुल खिलाफ हैं। बेशक मैं ये मान सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री या बीजेपी के लोग बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो गए हों और वो बंबई गोवा में रहने वाले लोग हों, वो मानते हों, लेकिन हम इस यूसीसी का जो विशेष प्रावधान उसमें 4-5 हैं उनका विरोध करते हुए इस यूसीसी को कभी लागू नहीं होने देंगे, चाहे ये वोट के लिए उसकी तैयारी करें और चाहे कुछ भी करें। हालांकि यूसीसी या किसी भी बहाने से ये वोट जीत जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं हमको जनता का आशीर्वाद मिल गया, जबकि वजह ये है कि जनता को इनका कोई आशीर्वाद नहीं है। इनके धोखाधड़ी, इनका जो तुष्टीकरण, इनका जो छल कपट इनको अभी सत्ता में तो ला रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब इनको इतना गिराएगा कि फिर ये कभी नहीं उठ पाएंगे। गरिमा जी, ठीक है सर, अपनी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम खास मेहमानों के साथ में चर्चा कर रहे हैं यूसीसी को लेकर। हमारे साथ में रतनमणि ढोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत सर आपका। रतनमणि जी, मुख्यमंत्री के दावा और सरकार की तैयारियां एक तरफ, लेकिन विपक्ष का इस बात को न स्वीकारना कि यूसीसी लागू होगा, ये किस वजह से हुआ? एक तरफ मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया कह रहा है कि ये होने जा रहा है, लेकिन विपक्षी हैं कि उनकी बात को भी हल्के में ले रहे हैं। क्या वाकई मुख्यमंत्री ने बार बार उस बात को कहकर अपनी ही बात का वजन, कहते हैं ना, कम कर दिया? और या फिर जो गलती हुई कि बार बार बात होती रही, फिर वो मामला टलता रहा, फिर ऐसा लगा मुद्दे बनाते गए, जब कुछ नहीं हुआ यूसीसी पर बात शुरू हो गई। जितनी सतर्कता दिखाई थी पहली कैबिनेट की बैठक में, उस पर बात करके उतना आगे कंटिन्यूटी में नहीं रहा, कि यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं लेकिन कोई मान नहीं रहा है विपक्षी। देखिए गरिमा जी, जैसे आपने कहा कि 2025 में, तो इससे 2025 की इतनी बुरी शुरुआत होगी, तो ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। मैं तो यूसीसी को यू छीची बोलता हूँ कि ये यू छीची है, यूसीसी नहीं है, यू छीची है। अब ये जितने जुमले थे इनके अब तक के, वो पिट गए हैं। अब ना रोजगार की बात है ना उसकी बात है। हम कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था एक जैसी हो, चिकित्सा व्यवस्था एक जैसी हो, समान हो। अब ये क्या यूसीसी लागू होने से ये हो जाएगा? सबका एक जैसे शिक्षा मिल जाएगी, एक जैसे अस्पताल लोगों को मिल जाएंगे, या किसी को 5 स्टार मिलेंगे, किसी को 5 स्टार स्कूल मिलेंगे, हम लोगों को टाट पट्टी वाला भी नहीं मिलेगा, वो हमारे बंद हो रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं, रोजगार का सवाल है हमारे। मैं तो ये सोच रहा था कि आप बात करते हैं, सरकार का ही आंकड़ा है कि हमारे 1726 गांव भुताह हो गए हैं। ये सरकार ही कह रही है, तो उसी के आंकड़े कह रहे हैं। तो अगर जब गांव भुताह हो रहे हैं तो यूसीसी का मतलब क्या है? तो यू छीची, मैं इसलिए यू छीची बोलता हूँ कि किस पर आप लागू करोगे ये। और ये आधा बहुत बड़ा हिस्सा आपने खुद छोड़ दिया, उससे बाहर कर दिया, जो हमारे जनजाति का उसका जो क्षेत्र है। तो आप लागू किस पे करना चाहते हैं ये भी स्पष्ट नहीं है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो तमाम वर्ग जो छोड़ दिए गए हैं, उनका सवाल ये तो क्या कहते हैं, और जो महिलाओं का सबसे बड़ा, तो इसमें महिलाओं के साथ जो 2 दर्जे का जो व्यवहार अभी भी यार इससे और बढ़ जाने वाला है, उनके उत्तराधिकार का क्या होगा इसी में। और ये जो संविधान में जो वर्णित है, उसका जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो उसका अनुच्छेद 44 में तो ये कहा गया है कि क्या इसमें कहते हैं, राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ठीक है। राज्यों में कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ये संविधान में लिखा हुआ है, ये तो पहले से है। तो इसमें क्या इन्होंने यूसीसी लाना है, यूसीसी लाना है? ये तो संवैधानिक व्यवस्था है। या अगर ये नहीं, और ये पूरे देश में होना है, कोई उत्तराखंड कोई देश तो नहीं है, ये भारत का एक राज्य है, छोटा सा राज्य है, थोड़ी सी आबादी का राज्य है। आप उसमें इस तरीके से प्रयोगशाला, आप ये क्या करेंगे? हर राज्यों में जाएंगे, वहां कहेंगे उत्तराखंड में ये कर दिया, तुम भी, आप भी प्रयोगशाला बनाओ, आप भी ये सब करो, इसी में लोगों को लड़ाते रहेंगे। क्या इससे रोजगार मिलने वाला है उत्तराखंड के लोगों को? मतलब आप जो ये कर रहे हैं, शिक्षा बेहतर होने वाली है इससे, अस्पताल हमारे बेहतर होने वाले हैं इससे, हमारे गांव में जो भुताह हो गए हैं वो आबाद होने वाले हैं। क्या होना क्या वाला? इसका आप सरकार को साथ में ये भी बताना चाहिए ना कि ये इसको लागू करने से ये उत्तराखंड राज्य को ये फायदा होने वाला है। ठीक है, अभी जवाब लेते हैं। सिर्फ इस तरीके से लोगों को विभाजित करने का षड्यंत्र, और इसमें बहुत सारे हमारे अपने कानून है, उत्तराधिकार का कानून है, हिंदू विवाह मैरिज एक्ट, उसका क्या होगा? उसको भी आप बदलेंगे? ये इस तरीके से, ये जब आपके पास कुछ रहता नहीं है,
कुछ करने के लिए नहीं रहता है, सवालों के जवाब नहीं रहते हैं, तब आप इस तरीके से कुछ चीजों को ले आते हैं और उसमें लोगों को बहस में लगा देते हैं। ये सारे अब हमें ये चर्चा करनी चाहिए थी। अब आप देखिए ना, ये आप संसद में तो कह रहे हैं वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, और यहाँ कह रहे हैं यूसीसी ला रहे हैं हम। तो जब आप वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं तो फिर यूसीसी को क्यों ला रहे हो भाई? ये कहाँ हो रहा है? कोई अलग राष्ट्र बना रहे हो उत्तराखंड को कि उसमें आप उसके नागरिकों के लिए अलग व्यवस्था करेंगे और देश में अलग व्यवस्था होगी? देश में तो समान नागरिकता की व्यवस्था है, पहले से संविधान में है। ठीक है। तो ये चीजें कुछ जो हमारे मूल सवाल हैं, जो हमारे रोजमर्रा के सवाल हैं, जो मरने जीने के सवाल हैं, जो रोजगार के सवाल हैं, जो बेकारी का सवाल है, ये सारे इन चीजों पर चर्चा ना हो और इसी में हम लोग लटके रहे हैं और लड़ते रहे तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती सरकार को। सिर्फ एक मात्र इस प्रकार के जुमले ला रहे हैं 2025 में, और इसी समय ये चुनाव के अभियान में ये हिस्सा रहेगा उनका, किसी पर चुनाव करवा देंगे, लेकिन ये बहुत समय तक चलने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। अनूप पंत जी, क्या फायदा होने वाला है, ये बड़ी बात है यूसीसी से। हालांकि यूसीसी को लेकर विपक्ष तो ये कह रहा था कि हम यूसीसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यूसीसी पर ही क्यों? जब तक चर्चा यूसीसी पर हो रही थी तब तक विपक्ष ने यही कहा। अभी फिलहाल फायदे आपको बताने होंगे, कई सारी कमियां भी निकलकर सामने आई थी यूसीसी को लेकर। ये बड़ी अच्छी बात है कि विपक्ष ने तो सबसे पहले कांग्रेस ने अभी ये बोल दिया है कि जो हम इसके खिलाफ नहीं है, आए तो वेलकम, ठीक है, अच्छी बात। और साथ में इन्होंने बोला कि इतनी देर क्यों लग रही है। देखिए, ना तो ये इमरजेंसी है कि रात में किसी ने सोचा, इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि सरकार गिर रही है तो फटाक से इमरजेंसी जो है वो लगा, और ना ही ये धामी जी इंदिरा गांधी हैं कि मिजोरम अपने ही देश में बम गिराते हैं, सोचा और बम गिरा। ऐसा नहीं है। कानून बन रहा है, कानून बनने में समय लगता है, जैसा मैंने पहले बताया, लगता है, लोगों से पूछा जाता है, ड्राफ्ट आगे दिया जाता है, ड्राफ्ट के ऊपर बातचीत होती है, फिर एक्सेप्शंस आते हैं। जो ये बोल रहे हैं ना कि अलग अलग राज्यों को, हमारे राज्य के ही एक चक्राता के तरफ के लोग या जौनसर भाबर में नहीं लगेगा, दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। हर कानून में होता है, कानून पढ़िए, उसमें समझ में आएगा आपको। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जब भी हम इसके ऊपर आवाज उठाते हैं तो हमें प्रताड़ित किया जाता है। इमरजेंसी के समय में जितने भी बाकी के लोगों ने आवाज उठाई थी, उनके साथ आप क्या कर रहे थे? लोगों को जेलों में डाल रहे थे। यहाँ पे लोगों को जेलों में डाला गया है। और अगर कुछ रेड, जिन लोगों के पास में अकूत संपत्ति है, लोगों से छीनी हुई संपत्ति है, चोरी करी हुई संपत्ति है, उसके ऊपर रेड होती है, उसको आप प्रताड़ना कहते हैं। तो इस तरह की प्रताड़ना, जो चोरी करेगा, जो गलत काम करेगा या गलत तरीके से पैसा उड़ेगा, उसके ऊपर तो ये रेडें होंगी। इसी के लिए जनता ने हमें चुन के हम लोगों को सत्ता सौंपी। अब बात करते हैं, हम कह रहे यूकेडी से हमारे जो प्रवक्ता हैं, सर्वप्रथम तो उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह जी का नाम लिया। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी मेरे भी गुरु जैसे ही रहे, हमारे जितने भी गुरु रहे, पॉलिटिकल गुरु, उनमें से एक गुरु वो भी रहे। हमें उतना कष्ट, वो ऐसे व्यक्ति थे कि अगर मैं दूसरी पार्टी से भी उठ रहा हूं तो गाँव में जाके उन्होंने ये तक बोला, जो प्रत्यक्ष नहीं होता, कि हमारा लड़का खड़ा हो रहा है और उससे अकेला मत छोड़। इस तरह के व्यक्ति हमारे बीच में से गए। परंतु आप समझिए तो उन्होंने किस चीज के बारे में बोल रहा है? यूसीसी का ये बोल रहे हैं कि यूसीसी के नुकसान और यूसीसी के फायदे हमें बताइए। अरे भाई साहब, ड्राफ्ट दिया हुआ है, और अगर नहीं है मैं अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, गरिमा जी, मैं आपके चैनल तक ये पहुंचा देता हूँ, आप कृपया सबको ये व्हाट्सएप ये ड्राफ्ट कर दीजिएगा। और कानून है वो किसी के नुकसान के लिए नहीं बनाया जाता है, किसी के फायदे के लिए बनाया जाता है। आप लोगों ने कितनी चिट्ठियां जो है ये ड्राफ्ट कमेटी को दी, कितने आपने अपने बताया कि भाई ये सारे नुकसान है और उसके ऊपर क्या क्या चिट्ठी पत्री हुई? अगर होती तो अभी वो इस डिबेट में शामिल कर लेते कि भाई साहब हमने ये चिट्ठी दी थी और ये नुकसान है, इसके ऊपर इन लोगों की ये कार्यवाही आई। क्योंकि आपने कोई कार्यवाही नहीं करी। आपको पढ़ाने के लिए हम स्कूल नहीं खोल के बैठे हैं, लेकिन ड्राफ्ट आप सबको दिया है। हम लोगों ने स्वयं पढ़ा है भाई, हम स्वयं किताब खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ लोग जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे उनको बोलते हैं पढ़ो। अब बात आ जाती है, जैसे सर ने अभी एक और चीज बताई कि सभी व्यवस्थाओं के बारे में बात होगी। हाँ, सारी व्यवस्थाओं के बारे में बात होनी चाहिए, स्कूल के विषय में बात होनी चाहिए, हॉस्पिटल के विषय में बात होनी चाहिए,
और जब वो बातें होती हैं, तो जब वो डिबेट उस चीज के ऊपर रखी जाती है, हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है, जब आपके पास में कोई विरोध ही नहीं है, तो केवल विरोध करने के लिए विरोध की आप बात करते हैं, इसीलिए आप ये सारी बातें लेके आ जाते हैं। आज तो डिबेट आपने यूसीसी के ऊपर रखी है ना। देखिए, हॉस्पिटल के ऊपर हम बताते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के टाइम पे या जिस समय यूकेडीबी विरोध कर रही थी, कितने लोगों के ऊपर जिसको बोलते हैं मेडिकल अत्याचार हो रहे थे, हम लोग लेके अपनी गाड़ियों में जाते थे जब हम लोग सत्ता में नहीं थे। हम लोग कितने गांवों में डोलियों में लोगों को लेके गए हैं, वहां से आज की डेट में हम कहां उठा के ले आए, किस तरह से कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, कोट द्वार से उठा के ले जाते हैं, सतपुली से उठा के ले जाते हैं, ऊपर चौबटा खाल से उठा के ले जाते हैं, राठ से उठा के ले जाते हैं, पिथौरागढ़ से उठा के ले जाते हैं, और कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो रहे। कैटरेक्ट एक टाइम पे ऐसा होता था जब लोग ऑपरेशन कराने जाते थे, ये होता था आंख या तो बचेगी या तो नहीं बचेगी। आज के समय में किस तरीके का इलाज हो रहा है, और उसी दिन इलाज होता है, उसी दिन घर जाने की व्यवस्थाएं भी हैं, और उसी दिन उस हॉस्पिटल में रहने की व्यवस्थाएं भी हैं। परंतु पहाड़ी क्षेत्र है, हल्के हल्के इसे और बेहतर होना है, हम इसे मानते हैं। एक और मैं बात बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे बात हो रही थी कि यूसीसी के ऊपर हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो। अरे भाई, क्या अत्याचार होगा ये बताओ तो सही, कौन सा अत्याचार हो रहा है? यहाँ पे एक बहन हमारे यहाँ किसी और धर्म की आती है, उसको उसके पास में अधिकार नहीं है अगर कि उसका कहीं तलाक होता है, अगर उसके पास अधिकार नहीं है, वो अपने 2 बच्चे लेकर या 1 बच्चा लेकर जिंदगी भर तड़पती रहेगी, 5,000 रुपए उससे दे दिए जाएंगे कि भाई इसी जब निकाह हुआ था तो उस समय ये लिख दिया गया था। अगर वो ना चाहे कानूनी व्यवस्था में आना तो उसका भी वेलकम है, लेकिन अगर उसके पास में ऑप्शन होगा तभी तो वो जाएगी कानून की व्यवस्था में। अब समझ लीजिए, किसी हमारी बिटिया की शादी होती है, हमारे यहाँ कर्ता का एक योग होता है, हमारे यहाँ परिवार में जो बड़ा भाई होता है वो कर्ता हो शादी करता है बहनों की। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे, आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, लेकिन उससे पहले सीधा अपने दर्शकों को हम कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। राहुल गांधी पर जो आरोप लगे उनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पार्टी के मीडिया के सभी भाई लोग, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपको बताना चाहते हैं। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें हम बहुत सी चीजें आपको उसकी इंफॉर्मेशन दी थी। आज और एक मुद्दा हमारे पास हमारे सामने आया है, जो आज की सरकार, खासकर जो प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर बयान जो दे रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, वो बहुत ही दुखदायक है और बगैर फैक्ट्स देखे बिना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कल बोले हैं। पहले जांच तो करे अगर फैक्ट्स क्या है, उसके बाद आप नेहरू जी को गालियां दो, अंबेडकर को अपमानित करो। ये सब जो कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं या आपके पास कोई चीज, कोई सबूत नहीं है, वो बात कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज तक उन्होंने बाबा साहब के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो कहे हैं सब झूठ है। और मैं अगर पार्लियामेंट में मुझे अवकाश मिलता, समय मिलता, तो मैं आज बताने वाला था बाबा साहब अम्बेडकर का लेटर जो लिखा हुआ था। हमारे चितड़े एक उनके दोस्त थे जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और सिद्धार्थ
एजुकेशन सोसाइटी, उसके रजिस्ट्रार थे। तो अलीपुर रोड पे ही बाबा साहब रहते थे। वहां से उन्होंने एक खत अपने दोस्त को लिखा और उसमें स्पष्ट बताया कि इलेक्शन 52 का कैसा हुआ, क्या हुआ, वो तो उसमें है, मैं बाद में बताऊंगा, आज उस पे जाने का नहीं है। लेकिन आज जो घटना घटी, हम रोज पहले से ही सदन में गड़बड़ नहीं होना, सदन में जो मुद्दे रखे जाते उसका चिंतन होना, इसीलिए हम कोई हाउस, बोथ द हाउसेस में कोई डिस्टर्ब करने का कोशिश नहीं की है। 14 दिन तक हमने अपना जो हाउस चलाने के लिए जो हमारा एक दृढ़ संकल्प था, हमने करके रोज हम प्रोटेस्ट करते थे। और रोज हमारे पास मेन मुद्दा था कि जो अदानी इस देश को लूट रहा है और उसको लूटने जो दे रहे हैं लोग, उनके ऊपर हमारा हमला था। लेकिन बीच में जब संविधान की चर्चा आई, उस वक्त शाह जी को कहां से समझ में आया, किसने ध्यान दिया या मुझे वो मालूम नहीं, और उन्होंने भगवान की व्याख्या भी अलग कर दी। अंबेडकर के बारे में या कोई लीडर के बारे में कोई बोलता है, अगर कोई पूजनीय है तो उनके बारे में अगर कहते हैं तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया, क्या कह के कि भाई अंबेडकर 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 बोल के कितने बार बोलते हो। अगर इतना ही आप भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। ये मानसिकता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की है, किसी लीडर की है, ये सोच, ये निंदनीय है। आई कंडेम इट। ऐसी चीज अगर देश को सिखाएंगे, ये भी आधुनिक युग में, नहीं तो ऐसा ही मैं भी कहूंगा कि उनके पास भी बहुत से लोग हैं, बगैर अब अदानी को पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, ये जमीन के ऊपर जमीन के नीचे जो कुछ है दे रहे हैं ना, वो सिर्फ रोज उसको बोलना चाहिए, भाई ये तू पैसा किसा कमाने का मत कर, रोज उठ के वहां जा, जो जगह मिली वहां पर सिर्फ नमस्ते करते ही बैठो, पैसे आ जाएंगे, खोदने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बोलने के बाद उन्होंने गलती हुई ये मानने को तैयार नहीं थे। और हमने भी आपसे कल यही कहा कि भाई जब वो मानना, वो हमारी जो डिमांड है कि रिसिग्नेशन देना चाहिए, नहीं है तो कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी उनको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन हमको मालूम है वो बर्खास्त करने वाले नहीं है, इन्हों छोड़ने वाले नहीं। तो इसीलिए हमने ये मुद्दा जनता तक पहुंचाने के लिए सभी हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, पार्टी के सभी एमपीस और राज्यसभा के मेंबर्स भी मिलके इस मुद्दे को हमने उठाया। हमने कहा जो शाह ने कहा ये गलत है, वो माफी मांगना चाहिए। सारे हिंदुस्तान में इसके बारे में टेस्ट हो रहे हैं, कई लोग, कई बच्चे पढ़ रहे हैं और ये इनका मंशा है
कि इशू को डाइवर्ट करने के लिए वो दूसरे मुद्दे उठा रहे। आज हमारा प्रोटेस्ट था, हम बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू है, उनके मूर्ति से निकले और हम एक शांत तरीके से लाइन में हम आ रहे थे, लेकिन उनको क्या सूझा मुझे मालूम नहीं। हम चले हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर दौर पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आए थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, लेकिन वो थोड़ा पीछे धकेलने से हम ये नहीं हो सकते, इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का। और प्रियंका गांधी जी ने जो लीड लिया इसमें, खास करके आज के मूवमेंट में, तो चलते आए वहां से, और ये लोग बैठे बैठे जगह हमारा मजाक उड़ा रहे, चिढ़ा रहे, और सिर्फ लेडीज मेंबर थे हमारे पास। उनके पास तो लेडीज मेंबर कोई नहीं थे, 2-3 कुछ दूर थे, लेकिन वो पुरुष ही सब कर रहे थे। तो ऐसा जो माहौल ये इन्होंने बीजेपी वाले बना के रखे हैं, तो हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पूरा देशव्यापी ये एक चळवळी हो जाएगा, ये जो मूवमेंट हो जाएगा। अब आपको भी देखने में आया होगा कि हर जगह ये मूवमेंट चल रहा है इनकी गलती की वजह से। जो शांति के साथ सदन चल रहा था, उसको, उस सदन को भंग, यानी शांति को भंग करने का काम इन्होंने, सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने की। इसीलिए हम आज आपसे तो कल बहुत पूछे, वो बोले कि हमारे को पब्लिसिटी दो, हमारी रॉन्ग हो गई है। देखिए, आप गए थे ना, तो हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे, जो अच्छा है, जो न्यायपूर्ण है, उसको पब्लिसिटी दो। मैं कभी तो कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर एक तरफ धक्का देने को लेकर राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा गया कि जो बयान अमित शाह ने दिया है वो शर्मनाक है और इस पर माफी मांगनी चाहिए देश से, और साथ इस्तीफा देने की भी बात एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए नजर आए हैं। वापस से अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, प्रमोद कपरवान जी के पास में जाएंगे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। प्रमोद जी, विपक्ष आरोप लगा रहा था, आएंगे देवचंद जी आएंगे इसके बाद आपके पास में, विपक्ष आरोप लगा रहा था शुरू से ही, जब से यूसीसी की बात हुई तब विपक्ष का ये कहना होता था कि हम यूसीसी के खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते यूसीसी आए, लेकिन पहले नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में पहले बहुत सारे मुद्दे, पहले उन पर काम कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप यूसीसी पर काम कर लीजिएगा। अब जब यूसीसी आने की बात होती है, तब आप कहते हैं कि भाई हम पहले ये गिनाओ कि इसके फायदे क्या है। ये अपने आप में गलत नहीं लगता? ये मौके के हिसाब से बात करना नहीं हो जाता? देखिए गरिमा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई सा जो कानून बनता है वो आम आदमी के लिए बनता है, उसमें आप और हम सब लोगों के लिए हमारा कानून बनेगा। अच्छी बात है हमारे लिए कोई अच्छा कानून बने, लेकिन उस कानून की जानकारी हर आदमी को मेरे ख्याल से होनी चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि हमारे लिए जो कानून बन रहा है
उसके लिए उससे हमारे फायदे क्या हैं, हमारे नुकसान क्या हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप चाहे जो भी आपने बनाया है, जैसे भी आपने बनाया है, 4 लोगों को एक एसी रूम में बैठ करके आपने कुछ लोगों की राय लेकर के जिस तरह का आपने कानून बनाया, लेकिन आप उसको लागू तो कर दीजिए। आप उसको जो है कभी आप उसको लागू करने में आखिर इतना समय लगा रहे हैं, तो उसमें ऐसी क्या दिक्कत है जो कि उसमें आप लागू नहीं कर रहे हैं? विपक्ष देखो, हम उत्तराखंड में और देश के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी है। लोगों के हित और अनहितों को देखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें लोगों ने जो है इस देश और इस प्रदेश की चौकीदारी करने का जो हमें ये ताकत दी है, जो हमें ये पौधा उन्होंने दिया है, तो हमें उसको करना है। हम सरकार से यही तो मांग कर रहे हैं कि भाई आखिर आपने हमारे लिए जो कानून बनाया है बता दीजिए उसमें हमारे क्या फायदे हैं और उससे हमें क्या क्या फायदा होने वाला है। भाई आप कानून बना रहे हैं तो निश्चित रूप में हमें नुकसान तो होगा नहीं, फायदे के लिए आप बना रहे होंगे। और आप उसको जो है भाई आप जो है छोटी सी सड़क का शिलान्यास करते हैं, लाखों रुपए जो है, करोड़ों रुपए उस पे जो है प्रचार प्रसार में खर्च कर देते हैं। तो आखिर आप हमारे लिए किसी चीज को, आप हमारे लिए कानून बना रहे हैं, तो आप उस कानून का प्रचार प्रसार कर दीजिए, बता दीजिए कि इससे आम आदमी के को ये फायदा होने वाला है, आम आदमी की को इसमें जो है ये इनका जो है ये इनको मिलेगा। ये हम मांग कर रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि जैसा भी आपने कानून बनाया है आप उसको लागू तो करें, तो पता तो तब लगेगा ना। अब आप जब भी चुनाव का समय होता है तभी आप जो है ये कह देते हैं कि अब जो है, जब आपको जो है उपचुनाव लड़ने थे तो आपने कहा 9 नवंबर को हम जो है यूसीसी का कानून लागू करवा देंगे। फिर आपने जो है अब नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि हम नए साल में आपको यूसीसी का कानून दे देंगे। भाई आप जो है जवाब आप कह रहे हैं कि आपने ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कांग्रेस को भी करना चाहिए कि अगर वो लागू करने की बात कर रहे हैं तो अब जब लागू हो जाएगा उसके बाद ही तो आप पूरी बात जान पाएंगे। जल्दी से देवचंद जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में रतनमणि जी के पास में। देवचंद जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कीजिए। लोगों के हित के लिए ये कानून ठीक है प्रमोद जी, हो गया, ठीक है, अब आएंगे देवचंद जी को सुन लेते फटाक से। जी गरिमा जी, मैं अभी जब पंत जी कह रहे थे कि मेरे पास में उसका ड्राफ्ट है, शायद वो उनको ये पता नहीं कि इतना जल्दी आपको नहीं दे पाएंगे। वो ड्राफ्ट कम से कम 900 950 पेज का है। लेकिन मेरे पास जो मैं महामहिम राष्ट्रपति के लिए जो मैंने ज्ञापन दिया है, जो हमारे पंत जी को नहीं पता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सबको नहीं बताते ना वो बात, और वो हमने आगे भेजा, ये मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। हमारा ऑब्जेक्शन किस बात पे है कि हम मांग रहे हैं भू कानून और मूल निवास। जो मूल निवास पर भू कानून भी आधारित आ जाता है, और जब मूल निवास हम मांग रहे हैं और तुम हमको दे रहे हो यूसीसी, तो ये विरोधाभास है। ये समझाने की हमने कोशिश की थी। एक बार जो आदमी 6 महीने किराए पर रहेगा या 1 साल में यहाँ रहेगा, वो यहाँ का नागरिक हो जाएगा। तो जो 1950 से पहले हमारे पूर्वज रह रहे, हमको पहाड़ी कौन बोलेगा? इन्होंने तो जो ये लोग तो जो भी आंदोलन करते हैं उनको माओवादी बोल देते हैं। तो इनका ये वजूद नहीं है। तो कहने का मतलब ये बातों में भड़का रहे हैं, और हमारा इसमें एक सीधा सीधा संदेश है। दूसरा एक चीज और है, जो जैविक संतान पैदा हो जाएगी, उस जैविक संतान को इन्होंने यहाँ का हक दिया और वहां का हक दी। अब एक थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं कि बांग्लादेश का कोई पुरुष या बांग्लादेश से कोई महिला यहाँ आ जाती है, यहाँ पर किसी पुरुष का एक जैविक संतान होती है, उस जैविक संतान को दोनों जगह से उनको जमीन जायदाद मिलेगी। ठीक है, देखिए एक इंडिविजुअल केस पर बात नहीं कर रहे। रतनमणि जी जल्दी से, रतनमणि जी आप अपनी बात को पूरा करिए। ठीक है सर, रतनमणि जी को सुन लेते हैं, बहुत कम शब्दों में जल्दी से बात पूरा कीजिएगा। हो गया देवचंद जी, अब शांत हो जाइए, और मेहमान भी हैं, जल्दी से बोलिए रतनमणि जी आप। गरिमा जी हमारे प्रोग्राम है, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अच्छा है कि आपके साथ आज जो बीजेपी की तरफ से है वो कानून के जानकार हैं, अधिवक्ता हैं, तो इसलिए मैं आपका समय ले रहा था। एक तो ये सबसे पहली बात तो यही है कि जो संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार, उन्हें मालूम है, कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा जितना सड़क का अनुभव है वो मैं बता रहा हूं। उसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक देश के हर नागरिक को अपने अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार उपासना पद्धति अपनाने के साथ ही निजी व सामुदायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। क्या ये समान, ये जो यूसीसी आ रही है, समान नागरिक संहिता कानून का नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के
मूल अधिकार का हनन नहीं होगा? इससे क्या उसकी गारंटी होगी कि लोग उसमें रहे? और फिर दूसरा एक छोटा सा ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एवं उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बदलाव करेगी सरकार। क्योंकि इसलिए मैं ये कह रहा हूं ये बात कि जितने भी प्रत्यावेदन दिए गए थे आयोग को, जो यूसीसी के लिए बनाया गया था न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में, वो उनका कोई जिक्र नहीं है उसमें कि वो उनको रद्दी में फेंक दिया गया है या उन पर उनकी क्या राय रही है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। जो नागरिकों ने दिए, जो राजनीतिक दलों ने दिए, जो कुछ संस्थाओं ने ज्ञापन दिए, प्रत्यावेदन दिए इसको लेके, उनका क्या हुआ वो भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो ये चीजें एक तरफा से चल रही हैं। अरे सर, सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लीजिए सर। ठीक है अनूप जी जल्दी से आप बोल सकते हैं, बस 1 मिनट का वक्त है, प्लीज। बस 1 मिनट के अंदर मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी को ये पता नहीं हमारे एसी के बिल कहाँ से पता चल जाते हैं। हमारे यहाँ एसी चलता है, उनके यहाँ चले जाते हैं। बात करता हूँ देवेंद्र ये उत्तराखंडी जी की। उत्तराखंडी जी ने ये बोला है कि मैंने उनसे पूछा था, सवाल यह था कि आपको क्या गलत लगा हमारे उसमें, ऐसी कौन सी चीजें थी जिसका वो विरोध कर रहे हैं? देखिए वो उसके लिए वक्त मिला था, उसके लिए सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस पर जवाब ही नहीं लेना है। तब तो जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तब क्या कर रहे थे आप? मैं वही तो बोल रहा था कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं उस पर बोला। अब बात आ जाती है सर की। सर ने जो बात कही ना, सर ने बात बोली, सर ने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे। एक कि किसी की भी जो धार्मिक जो उनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं उसको ये क्या हिट करेगा, नहीं करेगा सर। लेकिन ये जो सर देखिए वो आप यहाँ पर आप प्रवक्ता है, वो एक कमेटी बनाई गई है और सभी को उसके बारे में जानकारी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो देखिए नए साल में क्या यूसीसी जारी होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।